लगता है आवाज अभी रणजीत चौटाला जी तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे और इस पूरे मसले पर अ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हरियाणा सरकार किस तरह से हरियाणा पर अपने दावे को और मजबूत करेगी और इसको लेकर किस तरह से, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ पर अपने दावे को किस तरह से और मजबूत करेगी और किस तरह से अब इस मामले का पूरा निपटारा किया जाएगा। क्योंकि अब जब से पंजाब विधानसभा में से लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। रणजीत चौटाला जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। चौटाला साहब, जो ये चंडीगढ़ को लेकर पूरा विवाद पंजाब और हरियाणा में अब शुरू हो चुका है, दरअसल इस पूरे मसले की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जब चंडीगढ़ पर कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल लागू किया गया, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद पूरा ये मामला सियासत में उबाल मारने लगा। तो अब पंजाब के प्रस्ताव के बाद हरियाणा ने भी इस पर अपनी दावेदारी और मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जब भी समय और हालात हुए, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, देश में अलग अलग सूबों का डिवीजन होता रहा, बाइफर्केशन होती रही जी। महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हुआ, बिहार और झारखंड का हुआ जी। ऐसे ही पंजाब हरियाणा का हुआ। उस वक्त हिमाचल भी एक पार्ट था और ये 1966 में हुआ। उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था। एक हिंदी रीजन था, एक पंजाबी रीजन था। हिमाचल के लोग हिमाचल जाना चाह रहे थे एक वाइबल स्टेट बनाने के लिए जी। उस वक्त एक शाह कमीशन अपॉइंट हुआ, उसके 3 मेंबर थे। 2 मेंबर ने जो फाइंडिंग दी, मैं उसकी बात कह रहा हूँ जी। मेजोरिटी फैसला ये हुआ था कि चंडीगढ़ का सर्वे करके, जब जो हिंदी स्पीकिंग था उसमें चंडीगढ़ के 71% लोगों ने ये कहा था कि हम हिंदी स्पीकिंग हैं। चंडीगढ़ के साथ खरड़ तहसील भी, जिस वो 27 गाँव की बात कर रहे हैं, पूरी खरड़ तहसील भी हरियाणा को दी गई थी जी। और जो आज हरियाणा बना ये सारा था। एक खाली अबोर फाजिल्का के लिए कहा गया था कि वो हिंदी स्पीकिंग है, उन लोगों की ड्रेस जो है, उनका कल्चर वो हरियाणा जैसा है जी। पर उसमें ये देख लिया जाए कि लिंक बनता हो तो उसे भी ट्रांसफर कर दिया जाए, उसका अलग से सर्वे करके करा जाए। 106 गांव थे जी। उस वक्त, हरियाणा दे दिया गया था। पर क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की कमजोर सरकार थी, जिस बात का हुड्डा साहब जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी पंजाब के दबाव में आ गई और 2 दिन बाद ही चंडीगढ़ को वापस यूनियन टेरिटरी बना दिएगा। हरियाणा से लेके वापस भारत सरकार ने शाह कमीशन की भी अनदेखी करके चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। तब से बराबर यूटी चल रही है और हरियाणा अपना मांग रहा है। तब एसवाईएल का फैसला भी यह था कि पहले 66-33 था, बाद में 60-40 कर दिया गया जी। कि जितना असेट है उसको 60% उनका, 40%। उसमें भी हमें सेक्रेटरीट में हमें 40% दिया गया, जो आज हम पे नहीं है जी। विधानसभा जो ज्वाइंट पंजाब हरियाणा विधानसभा जो थी, जिसमें काउंसिल भी आती है, आज हरियाणा विधानसभा, ये पूरे कॉम्प्लेक्स में हमारा 40% हिस्सा था जी। वो भी आज पूरा नहीं दिया जा रहा। तो हरियाणा को मांगना चाहिए। पंजाब के लोग तो बेमायने के ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, वो चुनाव जीत के आ गए, चलो सब लोगों ने स्वागत करा, मैं भी स्वागत करता हूँ, मैंडेट को कोई मना नहीं करता। पर उसके बाद उनके सामने आगे कुछ करने को नहीं था। फाइनेंशियल कंडीशन पंजाब की खराब थी, थर्मल चल नहीं रहे, बिजली वहाँ है नहीं, लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी ने इसको कर दिया। और केजरीवाल तो शुरू से इस बात के खिलाफ हम मान के चलते थे। उन्होंने कहा चंडीगढ़ पंजाब का है, एसवाईएल पे पंजाब का हिस्सा है, वो तो हरियाणा के हित की बात नहीं। हरियाणा में पैदा जरूर हो गए, पर बात तो पंजाब की कर रहे हैं, वो दिल्ली की कर रहे हैं, हरियाणा के तो हित में है नहीं, उनकी बात को तो हम लेते ही नहीं जी। पर विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास करा, तो आखिर हम चुने हुए लोग हैं, वो भी लोगों की, हम लोगों के, हम असेट हैं, हम इन्वेस्टमेंट है। हरियाणा विधानसभा पब्लिक की, हम कुछ नहीं है जी। तो जब पब्लिक में उन्होंने एक मैसेज दिया, तो उसे क्लैरिफाई करने के लिए हमें ये जरूरी था कि हमने एक प्रस्ताव पास किया, यूनानिमसली। और मैं आपसे बताऊं, पहली बार ये हुआ है, मैं विधानसभा में 87 से हूँ जी, कि एक डॉक्यूमेंट्री एक लोगों में आने वाली जनरेशन के लिए एक रिकॉर्ड बन के गया कि पहली बार हरियाणा विधानसभा में मैंने सिंगल वॉइस, वन वॉइस में मैसेज दिया कि हरियाणा के लोग एक है, चंडीगढ़ और एसवाईएल पे हम हरियाणा के हित के साथ खड़े हैं। जी। चौटाला साहब, आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है। उनका देखिए सीधे तौर पर कहना है, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर केंद्र सरकार जो है वो पंजाब में अपनी दखलंदाजी रखना चाहती है और इसीलिए वो हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना हुआ है उस पर चोट कर रही है।
देखिए, दिल्ली वाले तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं यहाँ की बता रहा हूँ। पंजाब हरियाणा में अलग नहीं है जी। मैं यहाँ के एक मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, उसने बताया कि जब मुझे हाउस मांगने में गया कि मुझे हाउस कौन सा मिलेगा, तो ये कहा कि आप चड्डा साहब से बात करें, वो बताएंगे कौन सा हाउस है। आप ये देखना कि कल को ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट तो वहां से चल रही है, रिमोट सरकार है। हमारी तो सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, फैसले वो ले रहे हैं। कल कैबिनेट मीटिंग थी, हमने 40 फैसले करे। हम अपने फैसले से करते हैं, हम प्रदेश का हित देख के सामने फैसले करते हैं। वो लोग कौन होते हैं हमें गाइड करने वाले? जी नहीं, ठीक है सर, मैं इसमें ये सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि जिस तरह से तर्क पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर सेंट्रल सर्विस रूल चंडीगढ़ पर लागू होते हैं तो ये पंजाब के हक के साथ खिलवाड़ है, तो क्या ये स्थिति हरियाणा के साथ भी बनती है? क्योंकि देखिए हिस्सेदारी तो चंडीगढ़ पर हरियाणा की भी है। मैं आपकी जानकारी के बात कहूं, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ तब स्टूडेंट था BA फाइनल का, जी। 66 की बात बता रहा जी। हूँ। और मैं उसमें एक विटनेस था जो आखिरी पंजाब विधानसभा का सेशन था, मैं गैलरी में बैठा था जी। और उस वक्त उस विधानसभा में बादल साहब उस विधानसभा के मेंबर नहीं थे। हमारे परिवार के मेंबर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर वो उस विधानसभा में नहीं थे। ये तो शायद भगवतमान का तो तब जन्म ही नहीं हुआ होगा 66 में। जी। और उस वक्त विधानसभा में 42 MLA हरियाणा में चले गए थे, बाकी पंजाब में रह गए थे। हम काउंसिल वाले उस विधानसभा हमारी होगी, बाकी हिमाचल वाले हिमाचल में चले गए थे। जी। और तब आपस में बंटवारा हुआ था, एक भाईचारे में बढ़िया तरीके से हुआ, सारा हिस्सा ये बढ़ के हुआ था, इस तरीके से हुआ था। हिंदी रीजन की अलग संघर्ष समिति बनी थी, पंजाब की अलग थी। आंदोलन तो 54 से चल रहा था, पंजाब नहीं बना था। उस वक्त जो देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के डॉक्टर मंगल सेन जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने भी बराबर मांग करी कि तुम अपना पंजाब मांगो, हम हरियाणा मांगेंगे। दोनों ने मांगा और दोनों अलग अलग प्रदेश बन गए थे। कांग्रेस तो तब विरोध कर रही थी। जी बिल्कुल, ठीक है सर, ये बात है। लेकिन अब चूंकि विधानसभा की जो कल हमने तस्वीर देखी हरियाणा विधानसभा की, सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन जो बातें अगर इसमें पूरे मामले में थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो ऐसी चीजें निकल कर आते हैं कि हरियाणा को जो है केंद्र सरकार की तरफ से अलग राजधानी यानी कि नई राजधानी बनाने के लिए पैसा भी दिया गया था। जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं उसमें 10 करोड़ अनुदान के तौर पर, ग्रांट के तौर पर 10 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दिया गया था। और बीते दिन सदन में गृह मंत्री अनिल विज भी इस बात को कह रहे थे और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है वो दोनों ही राज्यों को पैसा दे, और यही बात गृह मंत्री अनिल विज ने भी कल दोहराई। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी सर। आप 2 साल पहले जानते थे सुशील गुप्ता कौन है? सुशील गुप्ता तो कल राज्यसभा के मेंबर बने हैं जी। और विज साहब जब हाउस में बोले तो मैं भी बोला था, उनके बाद मैं बोला था हाउस में। मैंने उन्हें कहा था, विज साहब जो आप ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ये भी नहीं कहना चाहिए। हम सिंगल, वो अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी बात कह रहा था। सिंगल वॉइस बार मैसेज देना चाहिए कि हम कोई दूसरा कंप्रोमाइज ना, हमें दूसरी राजधानी चाहिए, हम चंडीगढ़ को मांग रहे हैं, चंडीगढ़ केवल हमारा है। ये बात हमने स्ट्रांगली इस बात को कही थी। और उसके बाद जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें कोई दूसरी राजधानी का शब्द नहीं था। जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा उसमें यह था कि हम उसको कंडम करते हैं, जो पंजाब ने करा है उसकी हम निंदा करते हैं। और हरियाणा ये मांगता है कि SYL हमारी है, हमें उसका 40% मिले, चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है, जो हिस्सा हमारा रह रहा है वो भी हमें मिले। ये प्रस्ताव पास करा था। जी बिल्कुल। चौटाला साहब, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए 56 सालों से इस तरह का ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये दोनों राज्यों में बना हुआ है, आपको क्या लगता है आपके लिहाज से ये जो संपत्तियों का बंटवारा है और खासतौर पर कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से ये बात भी रखी गई कि जो डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति है उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी कम हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर किस तरह से इस पूरे मामले का निपटारा हो सकता है? देखिए, उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर थी जी। उस वक्त वो ये फैसला नहीं ले सके थे, नहीं फैसला कर देना चाहिए था। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट अलग अलग हैं। यूनियन लिस्ट जो होती है वो केवल सेंटर का काम होता है, स्टेट हमारा होता है। कॉन्करेंट जो होती है उसमें दोनों का मिलके होता है जी। ये उस वक्त यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था। इंदिरा गांधी ने एक शाह कमीशन के फैसलों को लेकर चंडीगढ़ को कोई झगड़ा था ही नहीं। ये सारा कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने सारा खराब करा है देश का। मैं एक बात बताऊं, आप जरा समय हो तो सुनेंगे। कन्फ्यूशियस चाइना के फिलोसफर थे जी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। एक दिन इंटेलेक्चुअल क्लब को एड्रेस कर रहे हैं वो, और इंटेलेक्चुअल क्लब में एड्रेस जाता तो जो उसका सब्जेक्ट था वो ये था कि एक फंडामेंटल सेटअप में
जो बेस्ट गवर्नमेंट के पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए जिससे एक स्टेबल और बेस्ट गवर्नमेंट दी जाए डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो उसमें कन्फ्यूशंस कहने के मुझे 3 चीज़ें चाहिए, पीपल्स कॉन्फिडेंस, बेस्ट इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग आर्मी। अगर ये तीनों मेरे पास हो तो मैं मरने तक भी सरकार किसी को नहीं दूंगा जी। कुछ देर बाद किसी ने सवाल कर लिया कि अगर ऐसे हालात हो जाए कि आपको 3 में से एक ऑप्शन छोड़ना पड़े तो कौन सा छोड़ेंगे? वो कहने के मैं आर्मी डिसबैंड कर दूंगा। 15 मिनट बाद फिर किसी ने सवाल कर लिया कि 2 ऑप्शन में भी अगर एक छोड़ना पड़े तो क्या करेंगे? वो कहने के मैं इकोनॉमी छोड़ दूंगा, भूखे रख के देश को चला लूंगा। जब लास्ट क्वेश्चन फिर आ गया, किसी ने कहा कि अगर ऐसे हालात हो जाए कि आपको पीपल्स कॉन्फिडेंस भी छोड़ना पड़े तो क्या करेंगे? तो कहने लगा फिर तो समुद्र में उतर जाऊंगा, लोग बुचरिंग करेंगे। कांग्रेस का बंटाधार इस करके हुआ कि उन्होंने पब्लिक का ना पीपल्स कॉन्फिडेंस रहा, ना इकोनॉमी रही, ना उन पर डिफेंस रही, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। आज सोनिया गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद 425 में 2 सीटें मिले, उन्हें मंच पे आना ही नहीं चाहिए। मैं तो हुड्डा साहब से भी कहूंगा उस मंच को छोड़ के हमारे साथ आ जाए, बाहर आ जाए, लोगों की भावना की कदर करें। जी ठीक है सर, जो आपने बात कही, मेरा सवाल फिर से थोड़ा यही है कि देखिए, अगर जैसे टेरिटरी का मसला हो, पानी का मसला हो, जैसे आपने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जो हरियाणा को दिए जाने थे, उसके अलावा एसवाइल का पानी है, एसवाइल से जो पानी मिलना था हरियाणा को, अगर ये मामले साथ में बैठ के सुलझाए जाएं तो क्या चंडीगढ़ पर भी ये मसला सुलझ सकता है क्या? अगर आपका मीडिया ये रोल में आता है तो हम आपका स्वागत करेंगे। सुलझाने का काम अगर आप इनिशिएटिव लें, मीडिया सब लोगों को है, आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं, हरियाणा तो स्वागत करेगा कि एमिकेबली कोई सेटल डाउन हो, जो हमारा फैसला था उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई तैयार हो तो हम तैयार हैं। जी, एक सवाल सर, मेरा जो शुरुआती सवाल था कि क्या जो सेंटर की तरफ से सेंट्रल सर्विस रूल लागू किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर जो आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार कह रही है कि दखलंदाजी पंजाब सरकार में बढ़ जाएगी, हरियाणा पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कोई ये नहीं कहेगा जी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन रिकॉर्ड बहुत बार अमेंडमेंट हुई है, यहाँ नहीं दुनिया में हुई है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन केवल कन्वेंशन पे चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी है, हमारा फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। हमारे से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का नहीं है, जो हालात और समय के हिसाब से आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है। जब किसी स्टेट में, जब कश्मीर में जो हो रहा था तो उस वक्त जरूरी था कि हमें एक एक्शन लेना जरूरी था, जो उस वक्त जो नेहरू नहीं कर सके, उस वक्त सरदार पटेल ने करा। अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की हालत कुछ और होती। आज मैं बधाई देता हूं मोदी जी को और अमित शाह जी को कि कश्मीर का मामला जो कभी कोई सुनने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था, वो फैसला कर दिया। जब हालात ऐसे बनेंगे तो फैसला लेना पड़ता है। जी सर, इस मुद्दे से जुड़ा एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पूरे डायनामिक्स को देखते हुए इस मामले के, कि ये क्या मामला भी इस पर और राजनीति इस पर तेज होगी, या थोड़ा इस पर एक थोड़ी सहमति दोनों राज्यों के बीच जल्द बन पाएगी? देखिए, इस पे तो पंजाब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उन्होंने शुरू करा। जी। पंजाब हरियाणा के लोग तो ये देख रहे थे एक लंबा मसला हो गया, कब सुलझेगा, लोगों को कोई इससे नहीं। उन्होंने इसे गरमा दिया, कोई इशू था नहीं, ना उनका सब्जेक्ट था ना हमारा था। उन्होंने एक बात करी तो उसे हमें रिप्लाई करना जरूरी था। हम एक जिंदा डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें उसके सवाल का जवाब देना था, हमने उसका जवाब दिया। चंडीगढ़ हमारा है, कोई इसे ले नहीं सकता, हरियाणा का रहेगा, इसे मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। चलिए ठीक है सर, इस मुद्दे से हटके एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता जो सीधे जिस सफर करती है जिस चीज से, वो है महंगाई। और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर नेचुरल गैसेस के दाम हो, ये लगातार हाइक कर रहे हैं। देखिए, जब इतना बड़ी वार आ जाए, यूक्रेन में जो हो रहा है, हम तो नहीं करें, ऑयल तो सारा वहीं से आता है। सबसे बड़े डिपोज रशिया में है, यूक्रेन में है, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है। जब सब जगह सप्लाई बंद हो गई, अमेरिका जैसे लोग तो बंकर बना के जमीन में रहने का अपने इंतजाम में लग गए। तो जब इस तरीके के हालात पैदा हो, आजकल जो है एक ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। हम बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक जगह का इम्पैक्ट दूसरे पे तुरंत आता है। अब महंगाई जब सब ऐसे हालात हो तो बढ़ेगी, पर उसका ये नहीं है कि हमारे यहाँ देखिए श्रीलंका में क्या हालत है, अमेरिका में क्या हालत है, रशिया में जो डिसइंटीग्रेट हुआ था पिछली बार रशिया, उसका कारण ये था कि महंगाई बढ़ी थी। पर हमारे ऐसा नहीं है, हम 60% लोग, देखिए जापान से लेकर अमेरिका तक 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं।
उनके यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है। हमारे 60% लोग खेती कर, हमारे लोग तो खाना खा के रोटी घर में रह के जिंदा रहने का हमें तरीका आता है जी। उन लोगों को जो रेफ्रिजरेटर में अपना खाना रखते हैं और खाएं एक एक महीना, उनको उनकी दुनिया और है, हमारी दुनिया और है। हिंदुस्तान पे इसका कोई असर नहीं है। जी सर, एक चीज़ में क्योंकि जब भी इस मसले पर इकोनॉमिस्ट से बात होती है और चूंकि आप हरियाणा सरकार का हिस्सा हैं, एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सरकार का क्या किस तरह से सरकार इस पर काम करती है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई चाहे रिचेस्ट हो या फिर चाहे पुअरेस्ट पर्सन, एक ही टैक्सेशन सिस्टम पर एक ही प्राइस पर उन चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो उनको ये मिलता है। क्या इसमें ग्रेडेड टैक्सेशन पॉलिसी लाकर आम जनता को, गरीब तबके को थोड़ी राहत दी जा सकती है, या फिर इस पर खासकर गरीब लोगों के लिए क्या और तरीका हो सकता है कि उन्हें थोड़ी राहत मिल पाए? देखिए, जितना हिंदुस्तान में गरीब लोगों को किया जा रहा है, मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत पैसा जो है जो आम गरीबों के वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है जी। हमारे यहाँ सिरसा में 2 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, एक मेवात है, एक सिरसा है। वहाँ उनके लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है। हर जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, जो सब्सिडाइज पैसा है, हर जगह दी जा रही है। ट्यूबवेल पे मैं आपसे बता रहा हूँ, किसान जो है उसका ट्यूबवेल जो है उसे 10 पैसे यूनिट चार्ज करते हैं, जबकि हम आज के दिन बाजार में 10 रुपये यूनिट खरीद रहे हैं। हमारी अपनी जनरेशन है जो थर्मल की, वो 3 रुपये 40 पैसे हैं। हम जो बाहर लोगों से जो कंपनी से लेते हैं, कहीं भी हमें 4 रुपये से कम बिजली नहीं मिलती, पर फिर भी हम 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं। तो पब्लिक वेलफेयर में तो इससे ज़्यादा नहीं, समय समय के हिसाब से हमें फैसले लेने होते हैं। कई जगह कुछ ऐसी क्लास हमने करी है जिनके BPL कार्ड है, उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान ही कर रहा है, बाकी देशों में नहीं हो रहा। हम कर रहे हैं जहाँ किसान को 50 जगह सब्सिडी दी जा रही है। जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और खबरफास्ट के साथ जुड़े हमारे तमाम सवालों को एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए अपना समय देने